हेलो स्पेशल एजुकेटर्स। ये है हमारी क्लास 1। इसमें आज हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जिसमें इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंक्लूडेड है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप डब्ल्यूएचओ की क्लासिफिकेशन से, जो कि 1918 में उन्होंने की थी, बाय अ लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में उन्होंने डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप की एक सीक्वेंस चेनिंग के बारे में बताया था। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिजीज होती क्या है। तो डिजीज एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे हम बीमार होते हैं तो ये एक शॉर्ट टाइम प्रोसेस होती है और इसको पूरा क्योर किया जा सकता है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं इलनेस। ओके, देन इम्पेयरमेंट, फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चर लेवल पे, मतलब फिजिकल या मेंटल लेवल पे किसी भी टाइप का डैमेज या किसी भी टाइप की अबनॉर्मल फंक्शन इम्पेयरमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो कि विजुअल इम्पेयर्ड है, वो इसलिए इम्पेयर्ड है क्योंकि वो पूरी तरीके से देख नहीं सकता। उसको दूर करने के लिए उसको स्पेक्स यूज करने पड़ते हैं। वो एक इम्पेयरमेंट है। कोई भी इम्पेयरमेंट के अंदर डिजीज इंक्लूड होती है, हाँ होती है, लेकिन किसी डिजीज के अंदर इम्पेयरमेंट इंक्लूड होना कंपलसरी नहीं है। देन उसके बाद आती है डिसेबिलिटी। डे टू डे डेली लाइफ में एडीएल में इनएबिलिटी टू डू वर्क, अपने काम को ना करने की क्षमता ही अक्षमता कहलाती है, डिसेबिलिटी कहलाती है। और इसके बाद आता है हैंडीकैप। जो अक्षमता हमें सोशल लेवल पे इम्पैक्ट करे, वो हैंडीकैप है। कैसे है वो हम अगली स्लाइड से समझते हैं कि हैंडीकैप एक्चुअली प्रिवेंट करता है हमें और फुलफिलिंग नॉर्मल रूल्स बेस्ड ऑन एज, जेंडर और सोशल स्टेटस। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कार ड्राइवर है, उसका ऑक्यूपेशन है कि वो कार को ड्राइव करता है और अपने घर को चलाता है। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी दिन उसके पैर में चोट लग गई और उसके दोनों पैर काम करने की हालत में नहीं रहे। तो इस सिचुएशन में अब वो अपने ऑक्यूपेशन से तो ऑब्वियस सी बात है, बिना पैरों के तो कार चलानी लाइक बहुत डिफिकल्ट टास्क है उसके लिए, वो नहीं चला पाएगा। तो ये डिसेबिलिटी उसको सोशल स्टेटस पे, सोशल लेवल पे इम्पैक्ट कर रही है। तो हम उस कंडीशन में हैंडीकैप टर्म यूज कर सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमारा हाथ जल गया तो ऑब्वियस सी बात है सेल और टिश्यूज भी जलेंगे। जब सेल और टिश्यूज जल रहे तो सिर्फ इम्पेयर्ड हुआ, हमें वहां पे सिर्फ इम्पेयरमेंट आया। लेकिन अगर वो परमानेंट डैमेज हो गया हाथ, तो उस हाथ से हम काम नहीं कर पाएंगे। एबिलिटी टू डू वर्क छिन गई हमसे, तो वो डिसेबिलिटी हो गई। और अगर वो आपका डोमिनेंट हैंड था जिससे आप लिखते भी हैं, मोस्ट ऑफ द काम भी आप करते हैं, तो आप अपने वो सारे काम नहीं कर पाएंगे जो आपको आपकी आजीविका, आपके ऑक्यूपेशन में हेल्प देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक राइटर हैं जो कि हाथ से लिखना पसंद करते हैं और आपका डोमिनेंट हैंड राइट है और वो जल जाए, परमानेंट लॉस हो जाए उसका, तो आप एक हैंडीकैप पर्सन हो जाएंगे अगर वो आपको सोशल स्टेटस पे, आपकी आजीविका पे इम्पैक्ट डालता है तो। और एक और सिमिलर एग्जांपल है हमारा ब्रोकस एरिया। अगर डैमेज हो जाए तो हम बोल नहीं पाएंगे तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। और ब्रोकस एरिया जो हमारा होता है वो थ्रोट से रिलेटेड होता है, गले से। तो ये सारी चीजें अगर हम नहीं कर पाएंगे, अगर हम बोल भी नहीं पाएंगे, अगर हम काम भी नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये सारी चीजें स्पेशल एजुकेशन के पार्ट में कहाँ पे इम्पैक्ट डालती हैं, किसने इनको जनरलाइज किया, बताया, किसने ढूंढा। तो हम इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें, किसने डिजीज को, इम्पेयरमेंट को, डिसेबिलिटी को, हैंडीकैप को ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाया, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रूसो के बारे में, जिन्होंने पहली बार ये कहा
कि जो कोग्निटिव पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल वाले जो कि पीछे रह जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन पहले टर्म यूज की जाती थी वाले बच्चे हैं, उनको भी एजुकेशन मिलना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट नॉर्मल बच्चों को एजुकेशन मिलना है। उसकी उनकी वजह से काफी बहुत अवेयरनेस फैली ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके बाद आते हैं पेड्रो पोन डी लियोन, जिन्होंने 16th सेंचुरी में डीफ चिल्ड्रंस को लिखना और पढ़ना सिखाया। उनकी वजह से डीफ एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और उसके बाद है एब्दे चार्ल्स मिकल दे इल्प, जिनको द फादर ऑफ डीफ एजुकेशन भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मैनुअल स्पेलिंग फाउंड की थी, डेवलप की थी, जिससे डीफ चिल्ड्रन पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है डीफ एजुकेशन अमेरिका में सबसे पहले आई थी, तो उसकी टाइमलाइंस क्या है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्कूल अमेरिका में ओपन हुआ था वो हार्टफोर्ड में हुआ था। हार्टफोर्ड में कब हुआ था? 15 अप्रैल 1817 में। उसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन को डिस्कवर किया था, उन्होंने भी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी चीजें की। और उसके बाद आता है ओरिलिज्म एंड डे क्लासेस, जो कि ओहियो में 1898 में स्टार्ट हुए थे। बट हम जब भी स्पेशल एजुकेशन को डिस्कस करते हैं तो हमारे दिमाग में एक टर्म रहती है मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिस्टिक बच्चे। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि एमआर कब स्पेशल एजुकेशन में इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहले 1894 में फर्स्ट पब्लिक डे स्कूल फॉर मेंटल रिटार्ड चिल्ड्रन ओपन किया गया यूएसए में बाय जीन मार्क जेस्पर्ड इटार्ड, जिनको फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन भी कहा जाता है। इन्होंने किया क्या था? एक्चुअली इन्होंने विक्टर को ट्रेन किया था, और विक्टर को ट्रेन किया तो उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की, द विल्ड बॉय ऑफ एवियरोन। उसमें उन्होंने बताया कि मैंने उसको, विक्टर को, नॉर्मल बच्चा बनाने के लिए ट्रेन नहीं किया, मैंने उसका बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए ट्रेन किया। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि एक ऑटिज्म या मेंटल रिटार्ड बच्चे को प्रॉपरली ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी बिहेवियर में चेंजमेंट लाए जा सकते हैं। और जो ये फर्स्ट पब्लिक डे स्कूल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन जो उन्होंने बच्चों के लिए ओपन किया था यूएसए में, इसी का बाद में नाम NARC रख दिया। NARC को अगर हम पूरा डिफाइन करें तो 1950 में इसको रखा गया था। उसका पूरी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर रिटार्डेड चिल्ड्रन। ठीक है, इसका पहले नाम था फर्स्ट पब्लिक डे स्कूल फॉर मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। NARC से इसका नाम फिर चेंज किया गया, जो कि आज हम जानते हैं एसोसिएशन फॉर रिटार्डेड सिटीजन्स। तो फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन जीन जेस्पर्ट इटार्ड ने NARC फर्स्ट पब्लिक डे स्कूल ऑफ मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन स्टार्ट किया था, ओपन किया था यूएसए में, जिसको आज हम जानते हैं एसोसिएशन फॉर रिटार्डेड सिटीजन्स। ऐसे ही विजुअल इंपेयरमेंट की फील्ड में विजुअल इंपेयर्ड बच्चों के लिए लुइस ब्रेल ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। एक्चुअली लुइस ब्रेल ने क्या क्या किया था, उससे पहले हम जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था जनवरी 4 1809 में। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेल डे भी जनवरी 4 को ही मनाया जाता है। एक एक्सीडेंट हो गया था लुइस ब्रेल के साथ, ये बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं थे। एक्सीडेंट में उनकी आई में इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गए। और इन्होंने 1832 में ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट किया। एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले ब्रेल सिस्टम में, सॉरी, एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के पढ़ने के लिए 12 डॉट्स को यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन उन्होंने जब अपनी पहली बुक
फर्स्ट ब्रेल बुक पब्लिश की 1829 में, तो उन्होंने 12 डॉट्स की जगह 6 डॉट्स को यूज किया। उन्होंने 6 डॉट की स्क्रिप्ट डाली उस बुक में, उसको पब्लिश किया 1829 में, जिससे बच्चों को पढ़ने में भी आसानी होगी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें, बाकियों ने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में। फॉर एग्जांपल हम बात करें हेलन केलर का, जो कि जन्म से ही डीफ ब्लाइंड थी, मतलब जन्म से ही वो मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित थी। उन्होंने टच मेथड के थ्रू सिंबॉलिक लैंग्वेज में अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की, और वो फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने अपनी बीए की डिग्री की थी, फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी से भी ग्रसित थी, और उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री भी कंप्लीट की। ओके। और उसके बाद आता है अल्फ्रेड बिने। एक्चुअली अल्फ्रेड बिने ने एंड साइमन अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन ने डेवलप किया था फर्स्ट स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट इन 1905, ये पता करने के लिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट आईक्यू ऑफ द चाइल्ड। फिर बात आती है मारिया मोंटेंसरी की, जिन्होंने सेंसरी ट्रेनिंग के बारे में बात की, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की। तो अभी तक हमने 6 लेजेंड्स के बारे में पढ़ लिया है, लुइस ब्रेल, केलनर, मोंटेंसरी, बिने और जीन जेस्पर्ड इटार्ड के बारे में। और इससे हमें ऑल ओवर द आइडिया हो गया है कि किसने किस फील्ड में कितना कंट्रीब्यूट किया। तो ये थी वीडियो नंबर 1। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा हिस्टोरी ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या सिनेरियोज थे, हमने वो डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।